समकालीन कहानियों की श्रृंखला में आज सुनिए वंदना गुप्ता की लिखी हुई कहानी स्लीप मोड। वंदना गुप्ता जी कहानी लिखती हैं, कविता रचती हैं और समीक्षा करती हैं। हिंदी काव्य की दुनिया में उनकी रचनाएं चर्चाओं के केंद्र में रहती हैं। प्रस्तुत है उनकी कहानी मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। रो पड़ी श्वेता माँ की डायरी का ये पन्ना पढ़कर। आंसुओं की बाढ़ सी आ गई। पछतावे और दुख ने श्वेता के अंदर तूफान मचा दिया था। कुछ न कर सकने की विवशता और अपने अज्ञान पर आज उसे क्रोध भी आ रहा था, तो साथ में दुख से कातर हृदय कहीं चैन नहीं पा रहा था। उफ, मम्मा, आपको पहले से बोध हो गया था अपनी इस दशा का, और एक हम बच्चे हैं जिन्होंने कभी भी आपकी बातों को सीरियसली नहीं लिया। मम्मा, आप तो हमारे लिए हमारी मम्मा थी ना। हमें कभी लगा ही नहीं कि आपको कुछ समस्या हो सकती है। शायद हमारी ये सोच होती है मम्मा सब हैंडल कर सकती हैं और कर लेंगी। आप इतना अंदर तक खुद को जान गई, इस हद तक कि भविष्य इंगित कर दिया, और हम अपने स्वप्न महलों में सोए रहे। रोहित, रोहित देख, पढ़ इसे और जान। मम्मा पहले ही जान गई थी कि उन्हें क्या होने वाला है। रोते हुए श्वेता ने जब डायरी मोहित को पढ़वाई, उसका हाल भी अपनी बहन से कम नहीं था। बिना पतवार की नाव से हिचकोले खा रही थी उनकी नैया। वो वहाँ हैं जहाँ न शब्दों का महत्व है, न अर्थों का, न माँ की ममता, न दुलार। सब अतीत का पन्ना हो गए। दोनों ने डायरी का पहला पन्ना खोला, जहाँ लिखा था 7 अक्टूबर 2004। आज श्वेता दौड़ती दौड़ती आई और मुंह बना बना कर कहने लगी, मम्मा जानती हो आज क्या हुआ? क्या हुआ? खाना बनाते हुए मैंने पूछा। आंखें चौड़ी कर फाड़ते हुए बोली, मम्मा आज एलुमनाई मीट थी ना, तो सभी पुराने दोस्तों से मिलकर बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन तभी एक लड़की आकर मेरे गले लगी और बहुत प्यार से बतियाने लगी। मैं उससे बात करने लगी, लेकिन उसका नाम ही याद नहीं आ रहा था। चेहरा तो पहचानती ही थी, लेकिन उसका नाम क्या था सोच सोच कर परेशान भी हो रही थी। तभी किसी ने उसे आवाज़ दी, अरे रूही, वहीं मिलती रहेगी या हमसे भी मिलेगी? तब जाकर याद आया। सिर पर हाथ मारते हुए जब उसने बताया, तो मेरी सोच के कांटे फिर अपने अस्तित्व की ओर उठ गए। ओह, तो इसका मतलब ये सभी के साथ होता है। फिर मैं क्यों नाहक परेशान होती हूँ? जबकि सच ये है, मुझे चेहरे याद नहीं रहते। यदि चेहरे याद रहते हैं तो नाम भूल जाती हूँ। जब तक उनसे 2-4 बार मिलकर बात ना कर लूँ, स्मृति कोश में फीड ही नहीं होते। यानी ये हम सबकी मेमोरी एक जैसी ही होती है। आम बात है। अब मुझे परेशान नहीं होना चाहिए। सोच कर मैं अपने कामों में लग गई। मैंने अपने दिमाग से ही वहम निकाल दिया। रोहित अगला पन्ना पलटता है। 8 जून 2005। शाम का समय। हम अपनी सोसाइटी के पार्क में चक्कर लगाते हैं। आसपास की सभी हम उम्र महिलाएं इकट्ठी हो जाती हैं। वॉक करते हुए वार्तालाप भी होता रहता है, तो आसपास की खबर भी मिलती रहती है। अब सोसाइटी में रहो तो रोज़ ही कोई ना कोई नया पंगा तैयार होता है। ऐसे में अच्छा खासा मनोरंजन भी हो जाता है, तो कभी कभी ज़रूरी वार्तालाप भी। वहीं सबके बच्चे भी पार्क में खेल रहे होते हैं। आज मिसेस गुप्ता बता रही थी, जब वो बाजार जा रही थी तो कोई उनका पीछा करने लगा। वो तेज़ तेज़ चलने लगी तो पीछे वाले ने भी गति पकड़ ली। किसी तरह वो बाजार पहुंची तो सांस में सांस आई। सुनसान इलाके से भीड़ में कई बार ज़्यादा सुरक्षा महसूस होती है। फिर चाहे भीड़ भी तमाशाई बनकर ही देखती रहे, लेकिन मन में एक आस जिंदा रहती है, कोई तो होगा जो साथ खड़ा होगा। बहुत सुंदर है मिसेस गुप्ता, लगता ही नहीं शादीशुदा और 2 बच्चों की माँ हैं। यूँ लगता है अभी रिश्ता करवा दिया जाए, मिसेस शुक्ला ने कहा। अरे यार, मिसेस गुप्ता को देखकर पुरुष छोड़ो, स्त्रियां भी उनकी सुंदरता पर फिदा हैं। जब भी सामने आती हैं मुस्कुराती हुई, निगाह उनके चेहरे से हटती ही नहीं। एक सम्मोहन सा है उनके व्यक्तित्व में, मिसेस नारंग ने कहा। उस पर वेस्टर्न ड्रेस में तो और उम्र में छोटी दिखने लगती है। ऐसे में वो क्या कहते हैं? और सोच की बत्ती गुल हो गई। शब्द किसी बीहड़ में जाकर दफन हो गया। मैं सोचती रहती हूँ और सोचती ही रहती हूँ उस अंग्रेजी नाम को, मगर सिरे से नदारद। हाँ हाँ, जानती हूँ, दिमाग से निकल गया है, अभी आएगा याद, मगर हर कोशिश नाकाम हो जाती है।
मैं उनके साथ इस बातचीत में शामिल होना चाहती थी क्योंकि वो बार बार उसी घटना को दोहरा रही थीं, मगर इतनी सी देर में ही शब्द स्मृति से फिसल कर जाने किस खाई में खो गया कि मैंने हिंदी में ही बात करना ठीक समझा। वैसे भी अंग्रेजी, उर्दू, हिंदी आदि के शब्दों का प्रयोग करना मेरी आदत में शुमार है, इसलिए गाड़ी वहीं अटक गई। लेकिन अब याद आ गया है, हाँ, स्टॉकर। जैसे ही याद आया कि बच्चे से खिल उठती हूँ, जैसे कोई खजाना हाथ लग गया हो। जाने वो क्या करता, सोच परेशान जो थी। बस उतर गई पटरी से गाड़ी। सोचती हूँ कब तक चलेगी या चल पाएगी ऐसे भी जिंदगी। जब ज़रूरत हो वांछित शब्द मेरे पास नहीं आते, जाने कहाँ स्मृति तकिया लगा कर सो जाती है। शायद नियति किसी तथ्य से वाकिफ कराना चाह रही हो जो अभी समझ से परे है। अगला पन्ना, 31 दिसंबर 2005। पटाक्षेप जल्दी नहीं होता लाइलाज बीमारियों का। सुना है लाइलाज है, तो क्या मुझे भूलने की बीमारी हो गई है? चलो अच्छा ही है, भूल जाऊँ सब कुछ। करता है मन कभी कभी ऐसा, एक बिल्कुल शांत अलौकिक आनंद में उतर जाऊं, खुद को डुबा डालूं तो स्मृति लोप अभिशाप से वरदान बन जाए। मगर हकीकत की बेड़ियों ने इस कदर जकड़ा है कि सोचती हूँ क्या याद रहेगी मुझे वो अलौकिक आनंद की अनुभूति। समस्या तो यही है, समाधान सिर्फ दवाइयों और दिनचर्या में, कहा था डॉक्टर ने। चलने लगी खींची गई पगडंडी पर, शायद बदल जाए जीवन और लिखे एक नई इबारत। मगर क्या संभव है अकेले के बलबूते पहाड़ चढ़ना? ज़रूरत है मुझे सबके साथ और विश्वास की, सबके प्यार की, अपनेपन की, मुझे समझने की, मेरी समस्या से जुड़ने की। मगर सिर्फ मगर तक ही रह गई हूँ मैं, अकेली, बिल्कुल अकेली। राकेश मेरे पति एक मस्त मौला इंसान। तकलीफ़ है डॉक्टर को दिखाओ। अब इसमें हम क्या करें? तुम्हें समस्या है तो तुम्हें ही सावधानियां बरतनी पड़ेंगी ना। इसमें बताओ मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो चलो तुम्हारे कामों में हाथ बटा सकता हूँ, लेकिन अपने लिए करना तो तुम्हें ही पड़ेगा ना। कर तो रही हूँ सब, लेकिन ये याददाश्त मुई जाने क्यों मुझसे छुपन छुपाई खेल रही है। हर बार यही जीत जाती है और मैं हार जाती हूँ। मैंने मुंह बनाकर रूठते हुए कहा तो राकेश मेरे पास आकर बैठ गए और मेरा हाथ अपने हाथों में लेकर कहने लगे, सुमन, हम अपने आप को बीमारियों के हवाले छोड़ देते हैं, उनसे लड़ना नहीं चाहते, तभी वो हम पर हावी होती हैं। देखो ये कोई बीमारी नहीं है, बस स्मरण शक्ति समय के साथ कुछ कम हो गई है, तो उसके लिए तुम्हें ही प्रयास करना होगा। और ये मत सोचो हम तुम्हारे साथ नहीं, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं, लेकिन इस कार्य में पहल तो तुम्हें ही करनी होगी। कर देते हैं इतना कहकर निरुत्तर। वही राकेश मेरी इस समस्या की वजह से उत्पन्न स्थिति में भूल जाते हैं और तोहमतों के टोकरे मेरे सिर पर लाद देते हैं। बस उन्होंने जो कहा, जैसा कहा वो पूरा होना चाहिए। भूलना लिस्ट में शामिल ही नहीं होता। भूलो तो जीवन भर का किया धरा पल भर में धराशायी। जाने कैसा है उनका मेरे प्रति लगाव या ध्यान रखने का नज़रिया। समझ नहीं पाती, लेकिन कहूँ किससे? कौन समझता है? सबके लिए जैसे पहले थी वैसी ही हूँ। भूलना मेरा दोष है, समस्या नहीं। फिर बच्चे हूँ या बाप। कल हम सबको डिनर के लिए रेस्टोरेंट में जाना था क्योंकि राकेश की पदोन्नति हुई थी और वो हम सबको एक बढ़िया डिनर के लिए लोधी रोड पर स्थित होटल इंडियन एसेंट में ले जाना चाहते थे। मेरा अपना एक प्रोग्राम था, मुझे सीधे वहीं से आना था। बच्चे भी डायरेक्ट पहुंच रहे थे, यानी सब अलग अलग पहुंचने वाले थे। रात 9 बजे की टेबल बुक थी। वो तीनों समय से पहुंच गए। मुझे प्रोग्राम में थोड़ी देर हो गई थी। अब दिमाग में घंटी बज रही थी, सब मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। मुझे यहीं इतनी देर हो गई, जल्दी से कैब बुलाकर पहुंचती हूँ। वैसे भी उनका समय नियत होता है, देर हो जाएगी तो मुश्किल हो जाएगी, कोई भी डिनर एंजॉय नहीं कर पाएगा। सोचते हुए पर्स में मोबाइल ढूंढा तो वो नदारद था। अब मैं मोबाइल ढूंढती रही, जहाँ जहाँ बैठी थी वहाँ चेक किया, वॉशरूम में भी चेक किया, लेकिन कहीं नहीं मिला। ओह, तो मेरा मोबाइल चोरी हो गया। अब इसकी कंप्लेंट करने पुलिस स्टेशन जाऊंगी तो देर हो जाएगी। अब कैसे सबको इन्फॉर्म करूं? दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। चलो किसी का फ़ोन लेकर पहले इन्फॉर्म कर दूं। सोचकर हॉल में गई तो ज़्यादातर सब जा चुके थे। मुश्किल से 3-4 लोग जो प्रोग्राम के ऑर्गेनाइज़र थे वही रुके थे। मैं उनके पास गई, अपनी समस्या बताई तो रमण जी ने अपना मोबाइल मुझे दिया। अब मैं जैसे ही राकेश का नंबर मिलाने लगी तो नंबर ही ध्यान ना आए।
फिर मैंने श्वेता और रोहित का नंबर मिलाना चाहा तो कोई भी नंबर याद नहीं आया। एक तो मोबाइल के ज़माने ने वैसे ही बुद्धि को कुछ भी सोचने से मना किया हुआ था। जो चाहिए गूगल करो, याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है। ये हमारे समय की एक बहुत बड़ी विडंबना है कि हम इस पर निर्भर हो गए हैं, जिस कारण कुछ भी स्मृति कोश में फीड ही नहीं होता। खैर, मैं बहुत देर सोचती रही लेकिन नंबर याद नहीं आए। काफ़ी देर हो रही थी, इसलिए रमन जी को फ़ोन वापस देकर बाहर निकली। सोचा ऑटो करके निकल जाती हूँ। तभी राधिका दौड़ती हुई आई और बोली, यार सुमन, आज तो तुमने मुझे फंसा ही दिया। कब से ढूंढ रही हूँ तुम्हें, और एक तुम हो कि चौदहवीं का चांद हो गई। अरे अरे, क्या हुआ? मुझे क्यों ढूंढ रही हो? ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई? मैडम, आपकी अमानत आपको लौटानी थी। अब हम वो तो हैं नहीं जो अमानत में खयानत कर दें। कहते हुए उसने मेरा मोबाइल जब मुझे दिया तो एकदम ध्यान आया। ओहो, राधिका के मोबाइल की बैटरी डाउन हो गई थी तो उसने मेरा मोबाइल लिया था। उफ, मैं भी कितनी बड़ी बेवकूफ़ हूँ। यदि आज मैंने पुलिस में कंप्लेंट करवा दी होती तो क्या होता। एक पल में जाने कितनी बातें मेरे दिमाग में आ गईं। उससे मोबाइल लेकर सबसे पहले राकेश को इन्फॉर्म किया और कैब बुक करने लगी तो रेस्टोरेंट का नाम ही भूल गई। और फिर दोबारा उन्हें फ़ोन कर नाम पूछा। देर तो हो ही गई थी, तो जो हमारे बाद आने थे वो समय से पहले आ गए थे। उन्हें हमारा स्लॉट दे दिया गया। राकेश का पारा 7वें आसमान पर था। जब वहाँ पहुँची तो सॉरी करती रही। घर आकर तो राकेश ने पूरा घर सर पर उठा लिया। सुमन, तुम्हें अपने काम, अपने प्रोग्राम याद रहते हैं। मेरी खुशी में तुम खुश नहीं होती, तभी तो सब भूल जाती हो। मैं तो जैसे तुम्हारे जीवन में कोई मायने नहीं रखता। ऐसा क्यों कह रहे हो? तुम जानते तो हो हड़बड़ाहट में ऐसा हो जाता है। ऊपर से मेरे दिमाग पर कितना प्रेशर था तुम नहीं समझ सकते। ऐसे में भूल जाती हूँ सब। तुम जानते हो फिर भी ऐसा कह रहे हो। रुआसी होकर मैंने अपनी सफाई दी। अपना कोई काम भूलती हो? किसी के साथ फिल्म देखने जाना हो या प्रोग्राम में जाना हो, कभी भूली हो? केवल मेरे काम भूलती हो। भूलने का बहाना मेरे लिए ही है, अपने लिए नहीं। ठीक है भाई, आज समझ में आ गया। अब तुमसे कभी अपनी खुशी शेयर नहीं करूँगा। तुम्हारे लिए मैं कोई मायने कब रखता हूँ? कह गुस्से में बिस्तर पर करवट लेकर लेट गए। इसमें मेरा क्या दोष था? कुछ भी तो नहीं, लेकिन दोषी फिर भी मैं ही थी। आखिर कब तक स्मृति लोभ का दंश मुझे सहना होगा? अगला पन्ना, 4 अप्रैल 2006। आजकल साइन भी ढंग से नहीं कर पाती। कई बार कहा राकेश और बच्चों को, बैंक में मेरे साइन बदलवा दो, हाथ कांपते हैं और सही नहीं लिख पाते। लेकिन वो कहते हैं सही तो कर रही हो, कुछ नहीं हुआ है। जब नहीं मिलेंगे तब देखेंगे। पिछले हफ्ते की तो बात है, मैंने एक चेक साइन किया तो मेरे हाथ कांप रहे थे। मुझे लगा साइन ना मिले तो बड़ी हास्यास्पद स्थिति हो जाएगी, इसलिए बैंक ही नहीं गई। अंदर ही अंदर भयग्रस्त रही। शाम को मैंने श्वेता से कहा, आज मुझे एक चेक अनाथाश्रम के लिए देना था, मगर देखो तो मेरे साइन ही नहीं सही होते। क्या करूँ श्वेता? अरे तो क्या हुआ मम्मा, दूसरा साइन कर देती। ऐसा हो जाता है कभी कभी। उसने मेरी बात को बहुत ही हल्के में लिया, जबकि मैं जानती हूँ आजकल मैं कोई भी ज़रूरी काम हो उसमें घबरा जाती हूँ। हाथ कांपने लगते हैं। थोड़ी देर में राकेश आए तो श्वेता अपने पापा को मेरी बात बताने लगी। सुनकर उन्होंने कहा, सुमन, तुम भी ना कभी कभी छोटी सी बात को बहुत बड़ा करने लगती हो। अरे ऐसा तो सबके साथ हो जाता है, क्यों श्वेता? बिल्कुल पापा। वैसे एक बात है श्वेता, यदि सुमन के हाथ कांप रहे हैं तो है तो चिंताजनक बात। ऐसे तो अपना कोई भी लेन देन नहीं कर पाएगी, तब क्या होगा? कुछ सोचा है? मैंने तो जाने कितनी एफडी, लोन हाउस, बिजली का बिल, हमारे अकाउंट आदि सुमन के नाम पर ही लिए हुए हैं। चिंतित स्वर में जब राकेश ने कहा तो श्वेता हंसते हुए कहती है, इसमें कौन सी बड़ी बात है पापा, जब ज़रूरत होगी अंगूठा लगवा देंगे मम्मा का। जोर का ठहाका लगाते हुए राकेश भी उसके साथ शामिल हो गए और वातावरण एकदम खुशनुमा हो गया। मगर मेरी सोच के अंधड़ मुझे सचेत करते रहते हैं, गलत हो रहा है ये सब, कुछ तो गलत है। मगर किसी को फ़र्क नहीं पड़ रहा। सबको लगता है मुझे वहम है, शायद मेरा वहम ही हो। सोच कर तसल्ली करती रहती हूँ। अगला पन्ना, 9 सितंबर 2007। आजकल बच्चों और राकेश पर ज़्यादा निर्भर करने लगी हूँ। कह सकती हूँ उनके बिना कुछ भी करने की हिम्मत ही नहीं होती। कहीं जाना हो तो मुझे जैसे बुखार सा चढ़ जाता है। अंदर ही अंदर घबराती रहती हूँ
कैसे जाऊंगी? घर के काम कैसे होंगे? अच्छा, सुबह जल्दी उठ जाऊंगी, फिर सारे काम निपटा कर जाऊंगी। सुबह जल्दी उठकर काम करती हूँ और दिमाग में जाने की टेंशन बनी रहती है। किसी का साथ मिल जाए तो चिंता नहीं रहती। जब कहती हूँ तो सब मुझे डांटते हैं। मम्मा, आप अकेली सब कर सकती हो, हमेशा करती रही हो ना, तो अब क्या हुआ? हम कहाँ कहाँ आपके साथ जाएंगे? हम कैसे नौकरी करें और तुम्हारे सारे काम भी? मामा, एक बार कोशिश तो किया करो। अगर तब भी ना हो तो हम करेंगे, चाहे जैसे भी। श्वेता की बातें तो कभी रोहित हौसला बढ़ाने वाली बात कहता है और मैं कोशिशों के पायदान चढ़ती हूँ, लेकिन निराशा और हताशा दो सहेलियों सी अक्सर मेरे साथ मंडराती रहती हैं। मुझे डर लगता है अकेले जाने में। कोई मेरे साथ चले बस। मगर सच है, ये कोई हर वक्त मेरे साथ कैसे हो सकता है? उन पर और भी जिम्मेदारियां हैं, ये मुझे समझना होगा और अपना हर काम खुद करना होगा। करती हूँ एक बार फिर कोशिश, मगर तब क्या करूं जब याद सिकुड़ कर सूखे पत्ते सी हो जाती है और मैं बेबस। दूसरी तरफ डर धराशायी कर देता है हर हौसले के गुंबद को। मैं अकेली कुछ नहीं कर सकती। नहीं नहीं, कर सकती हूँ, लेकिन फिर वही भय, एक अंदरूनी डर, मुझसे ये नहीं हो सकता, मुझे फिर निरीह बना देता है। जबकि कुछ साल पहले तक तो ऐसा नहीं था। कहीं आधी रात भी जाना हो बेधड़क निकल जाती थी, कोई काम हो चुटकी में कर देती थी। मगर अब किस काले साए ने जकड़ ली है मेरी चेतना कि खुद से विश्वास ही उठ गया है। आज मैं रास्ते तक भूल जाती हूँ। जिस राह से रोज जाना आना होता है, कई बार संदेह का नाग दिमाग में फड़फड़ाने लगता है। ये वाला मोड़ था या अगला? कहाँ से मुड़ना था? कई बार कंफ्यूज हो जाती हूँ। पिछले कुछ दिनों से तो कहना कुछ होता है, निकलता कुछ और है, जैसे जबान और दिमाग में संतुलन खत्म हो गया हो। काम वाली रेखा जब भी मेरी ऊट पटांग भाषा सुनती है, ठहाके लगाती है। आवाज़ श्वेता को देनी होगी, लेकिन मैं जाने कितने नाम ले लेती हूँ, मगर उसका ही जुबान पर नहीं आता। अरे जरा साक्षी, रेखा, मृदुला को कहना मामा किचन में बुला रही है। और भुनभुनाती हुई श्वेता की एंट्री होती है। हाँ हाँ, आपको मेरा नाम क्यों याद रहेगा? आपकी प्यारी तो साक्षी, रेखा और मृदुला है ना। मेरी सहेलियों के नाम याद आ जाते हैं, और तो और काम वाली का नाम भी याद आ जाता है। बस मैं ही दुश्मन हूँ ना, इसलिए भूल जाती हो। कह हंसने लगती है तो मैं भी हंसते हुए कहती हूँ, हाँ और क्या, तुझे मैंने जन्म थोड़े दिया है जो तेरा नाम याद रखूँ। और इस तरह बात आई गई हो जाती है। कई बार तो बहुत ही हास्यास्पद स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जब कोई गेस्ट आए हों और मैं जो कहना होता है उसे उलट ही कुछ कह देती हूँ। जैसे, अरे रेखा, फ्रिज में जूते रख दे, वॉशिंग मशीन में से पनीर निकाल दे, अरे रोहित, चप्पल सेंक कर दे दे। जब भी ऐसा होता है तो मैं आत्मग्लानि के कारण इधर उधर छुपी फिरती हूँ, लेकिन अब तो ये सब रोज़मर्रा के जीवन में होने लगा है। अब जाऊँ तो जाऊँ कहाँ? अगला पन्ना, 25 मार्च 2009। आजकल शब्दों के उच्चारण में जाने कौन सा कबूतर फड़फड़ाने लगता है कि शब्द साफ निकल ही नहीं पाते। मुझे जाना होता है कई आयोजनों में जहाँ मैं मुख्य वक्ता होती हूँ, लेकिन अब कतराने लगी हूँ जाने से, कुछ बोलने से। स्पष्ट शब्द नहीं बोल पाती, कुछ बोल पाती हूँ और कुछ नहीं। अभी 8 मार्च को महिला विमर्श के मुद्दे पर मुझे बोलना था। मेरा सारा आत्मविश्वास हिला हुआ था। अब क्योंकि मैं कार्यक्रम की अध्यक्ष थी तो अंत में मुझे अपनी बात तो रखनी ही थी। जैसे ही माइक पर आई और बोलना शुरू किया, उच्चारण गड़बड़ाने लगा। नमस्कार दोस्तों, आज 8 मार्च है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, प्रतिवर्ष हम इसे महिला सशक्तिकरण के रूप में मनाते हैं। बोलते हुए सशक्तिकरण शब्द का उच्चारण ही बिगड़ गया। ऐसे ही एक वाक्य में भूमंडलीकरण शब्द के उच्चारण में जबान लड़खड़ा गई। जब भी बड़े शब्द बोलने होते हैं, जबान फिसल जाती है। जाने कितने ही शब्दों पर अटक गई और जो शब्द बोलना था वो जबान पर आया ही नहीं। उसकी जगह कोई आम शब्द का प्रयोग कर अपनी बात पूरी की। अब तो लगता है बंद हो रही है हर गली, हर नुक्कड़, हर शहर। मैं आजकल कैद हो रही हूँ खुद के तिलिस्म में। ये क्यों हो रहा है जानती हूँ, लेकिन कैसे सही होगा नहीं जानती। डॉक्टर ने एक बार कहा था लिखा करो, लिखने से याददाश्त बढ़ती है, इसलिए इस डायरी में लिखने लगी। जो जैसा महसूस किया सब, शायद फ़र्क पड़े। शायद जिस दिन मैं खुद को पूरी तरह खो दूँ, उस दिन वो डॉक्टर इसे पढ़कर मेरी कुछ सहायता कर सके। अब यही आखिरी आसरा नज़र आता है।
अगला पन्ना, 8 अगस्त 2011। आजकल बात बात पर सबसे लड़ पड़ती हूँ, गुस्सा होने लगती हूँ। मेरे मन मुताबिक कुछ नहीं होता तो चीखना मेरी आदत में शुमार होने लगा है। सब मुझसे कतराने लगे हैं, कम बात करते हैं, ना जाने किस बात पर भड़क जाऊँ। मैं नितांत अकेली होती जा रही हूँ। क्यों नहीं समझते ये सब मुझे? मैंने ऐसा क्या कर दिया? अब अपनी बात रखना क्या बुरा या गलत है? लेकिन मेरी बात को काटना इन लोगों की आदत बन चुकी है। कभी नहीं मानते तो क्या गुस्सा नहीं आएगा? क्या मैं हर बार ही गलत होती हूँ? मैंने उनसे और उन सब ने मुझसे एक दूरी बना ली है। जिंदगी एक उलझन का पर्याय बनकर रह गई है। जब दिल दिमाग उलझने लगे, अपने पर विश्वास खत्म होने लगे, कहीं कोई पर्याय नजर ही ना आए, एक बेबसी की तुला पर हर वक्त खुद को लटका पाओ, तो कैसे संभव है शांत रहना? कोई नहीं समझता, ना समझना चाहता, तो फिर मैं भी आखिर कब तक सबको समझाऊं? होने दो जो होता है। जिस दिन अपने आप से भी दूर हो जाऊंगी, शायद उस दिन समझ सकें सब मेरी दशा। आखिर समझते क्या हैं अपने आप को? मैं इनके बिना नहीं रह सकती। एक दिन आएगा ऐसा जब इनके बिना किसी बंद दरवाजे के पीछे अकेली होंगी, जैसे अब हूँ। सारा दिन दीवारों से सर फोड़ती हूँ। शाम को लगता है जीवन की मुस्कान अब देहरी पर दस्तक देने ही वाली है, जब सब घर आएंगे। लेकिन सबके आने के बाद भी सब आजकल अपने अपने कमरों में अपने लैपटॉप और मोबाइल पर व्यस्त रहते हैं। खाली तो केवल मैं होती हूँ, जिससे ना कोई सुनने वाला है न समझने वाला। सुमन, आज भी वही दाल चावल बना दिए, कुछ तो अलग बना दिया करो। रोज रोज एक जैसा खाना ऊब पैदा करता है। राकेश ने सहजता से कहा तो मेरे माथे पे त्योरियां पड़ गईं। तभी रोहित बोला, मम्मा कभी कभी चाइनीज़ भी बना दिया करो, मैं तो ये सब खाकर बोर होने लगा हूँ। हाँ मम्मा, यार आजकल तो यूट्यूब पर एक से एक बढ़िया लजीज डिश बनाना सिखाते हैं, आप कुछ क्लास ज्वाइन कर लो। एक एक कर जब तीनों ने कहा तो मेरा पारा 7वें आसमान को छूने लगा और फिर हो गया परमाणु विस्फोट। हाँ हाँ, तुम सबके लिए सारा दिन फरमाइशी प्रोग्राम सेट करती रहूं? मेरी इसके सिवा और क्या उपयोगिता है इस घर में? सबके मन का करती रहूं? केवल 2 दिन दाल बना दी तो किसी के हलक से नीचे नहीं उतर रही। लेकिन कभी सोचा है माँ रोज एक जैसे रूटीन में रहती है, उसे कैसा लगता होगा? मैंने अपनी भड़ास निकाल दी, जिसे सुन राकेश बोले, तो तुम क्या चाहती हो? हम घर पर रहें? हमारा भी तो एक जैसा रूटीन होता है, रोज ऑफिस जाना, काम करना। तुमसे अलग कहाँ हैं हम? तुम सबका तो अपना एक अलग माहौल होता है। 4 नए लोगों से मिलते हो, बात करते हो, मूड बदल जाता है। मेरे पास कौन है सिवाय दीवारों के? तुम्हें क्या ऐसा कह दिया जो चीख रही हो? 2 वक्त ढंग का खाना भी नसीब नहीं होता, उसमें भी आधी बार नमक नहीं होता, आधी बार जला होता है, और जरा सा कह दो तो तुम्हारा ड्रामा शुरू हो जाता है। चीखते हुए राकेश ने जब कहा तो मैंने चीखते हुए अपना सर को पीटते हुए कहा, हाँ हाँ, दोष मेरा ही है। मैं मर जाऊं तो सब गंगा ना हो। देखना एक दिन इसी जले हुए या बिना नमक के खाने के लिए भी तुम तरस जाओगे, तब तुम सबको मेरी कीमत समझ आएगी। उस दिन आज के दिन को याद करना, फिर सोचना कौन गलत था और कौन सही। जब चिल्लाते हुए मैंने कहा तो सब चुप हो गए। सब ने चुपचाप खाना खाया और अपने अपने कमरे में चले गए। मैं एक बार फिर अकेली रह गई, हमेशा की तरह। अगला पन्ना, 20 फरवरी 2014। आज राकेश की ज़रूरी फ़ाइल नहीं मिली तो उसने मुझसे मांगी, सुमन मेरी इनकम टैक्स वाली फ़ाइल देना ज़रा, आज लास्ट डेट है। तो मैं रखने को दी थी ना। मैंने सारे घर में ढूंढी मगर नहीं मिली। याद करती रही किस दिन दी थी, वो भी याद नहीं आया। मेमोरी को रिवाइंड कर लेती यदि कुछ याद आ जाता। आजकल ऐसा ही करती हूँ मैं। जब भी कुछ भूलती हूँ तो उल्टा सोचना शुरू करती हूँ और उस बिंदु तक पहुँचने की कोशिश करती हूँ तो ध्यान आ जाता है, लेकिन आज वो भी नहीं हुआ। अब कब दी थी ये तक तो याद नहीं। फिर कहीं से भी चलूँ पहुँचूँगी तो शून्य पर ही, और हो गया एक और महाभारत घर में। मैं कुछ जानबूझकर नहीं करती, लेकिन एक यही बात कोई नहीं समझता। छोटी बात हो, अभी थोड़ी देर पहले कही बात हो, या कोई बड़ी घटना, मेमोरी से ऐसे साफ हो जाती है जैसे किसी ने पोंछ दिया हो। आज मेरे मन में एक ख्याल आ रहा है, यदि एक दिन मैं सब भूल गई तब मेरे बच्चों का क्या होगा? शायद एक दिन सब भूल जाऊं, लेकिन मुझे पता है मेरे बच्चे मुझे यहाँ जरूर ढूंढेंगे। बच्चों, कुछ चीज़ें जब स्लीप मोड में चली जाती हैं तो वहाँ प्रतिध्वनियाँ नहीं मिलती। तुम्हारी माँ जिस दिन
ऐसे किसी मोड में चली जाए तो परेशान मत होना, क्योंकि हर सोया हुआ जाग जाए ज़रूरी नहीं होता। बस परेशान हूँ तो सिर्फ तुम्हारे लिए। अभी तुमने देखा ही क्या है, उम्र का पहला हिस्सा भी पूरी तरह नहीं। ऐसे में मेरा अचानक ऐसे खो जाना कहीं तुम बर्दाश्त ना कर पाओ, इसलिए कहती हूँ मेरी चिंता छोड़ ज़िंदगी में आगे बढ़ जाना। स्पर्श करते रहना मुझे, हो सकता है किसी दिन जाग जाऊँ। यदि ना भी जागी तो भी तुम्हारा स्पर्श मुझ तक जरूर पहुँचेगा। माँ और बच्चों के रिश्ते के बीच कोई बीमारी दीवार बनकर कभी खड़ी नहीं हो सकती। सुना है स्पर्श चिकित्सा से बड़ी बड़ी बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं। हाँ, तुम्हारा स्पर्श ही शायद मेरे मस्तिष्क की सुन्न शिराओं को झकझोर दे। अंतिम पन्ना, 13 नवंबर 2016। यूँ तो भूलने की आदत बरसों पहले शुरू हो गई थी, जो अब इतनी पक गई है कि उसके असमय बाल सफ़ेद हो गए हैं। आज इन्हें रंगने का कोई रंग भी नहीं बना बाजार में जो लाएं और ख़रीदें और रंग लें। अब इन्होंने तो सोच लिया है इसका तो जनाजा निकाल कर ही रहना है, तभी तो जब चाहे जहाँ चाहे दगा दे जाती है। ख़ास तौर पे तब जब किसी से बात करती हूँ, शब्द नदारद दिमाग में होते हुए भी अदृश्य, एक अजीब सी बेचैनी से घिर उठती हूँ। उस दिन हम 5 सहेलियाँ इकट्ठा हुई और गप्पे मारने लगीं। रीना तेरी ऐश है, न शादी की न बच्चों का झंझट, जब चाहे जहाँ चाहे घूमे, जो चाहे करे, कोई रोक न टोक। प्रतिमा ने रीमा के बैचलरशिप पर आह भरते हुए कहा, यह तो तेरी गलती है, किसने कहा था बहन जी बनने को? अब बनती रहो दादी नानी, हम तो अपनी मर्जी के मालिक हैं। रीना ने इठलाते हुए जवाब दिया तो श्रुति बोल उठी, अबे जा तू क्या जाने किसी अपनों की बाहों के हार में कितना सुकून होता है। कोई एक अपना तो ज़रूर होना चाहिए। बिना बच्चों के भी कोई जीवन होता है। हमें तो अपना जीवन बहुत प्यारा लगता है। मैं तो एक पल भी इन रौनकों के बिना नहीं रह सकती। तभी सुनीता ने सुमन की तरफ ध्यान आकर्षित करते हुए कहा, और सुमन मैडम जी, आप भी इस विषय पर अपनी प्रतिक्रिया प्रदान कर गोष्ठी को धन्य करें। उसने जिस अंदाज में कहा सुनकर सब खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, हाँ सुमन, तू भी तो अपनी राय दे, पता तो चले तुझे कैसी ज़िंदगी पसंद है। सुनकर मैं सोच में पड़ गई। समझ ही नहीं आया मुझे कैसा जीवन पसंद है। क्या मैं अकेली रह सकती हूँ या मुझे सबका साथ पसंद है? इस एक प्रश्न का उत्तर भी मेरे पास ना था। मैं मौन शून्य में ताकती रही। सबने कितना कहा लेकिन मेरा मौन टूटा ही नहीं। मैंने कभी ये प्रश्न अपने अंदर खोजा ही नहीं, और एकदम पूछे गए प्रश्न का उत्तर बहुत खोजने पर भी मुझे नहीं मिला। जाने कैसी सी हो गई हूँ मैं, जो स्वयं को भी अब समझ नहीं आती। यूँ आए दिन सबसे कहती हूँ मुझे याद नहीं रहता, लेकिन सबके लिए वो भी महज एक साधारण बात है। फिर चाहे भूलने की वजह से जाने कितनी महाभारत हुई घर में, लेकिन तब भी सबके लिए इसमें कुछ खास नहीं, तो मैं ही भला क्यों सोचूं कि मुझे कुछ हुआ है। ठीक हूँ, ऐसा तो उम्र के साथ होता ही है। सब कहते हैं तो मान लेती हूँ। क्या सच में ऐसा होता है? डरती हूँ कभी कभी जब सोचती हूँ ऐसा ना हो किसी दिन अपना नाम ही भूल जाऊँ, अपना घर, अपना पता, अपने रिश्ते। होता है कभी कभी आभास सा, जैसे भूल सा गई हूँ सब कुछ, एक कोरा कागज़ बिना किसी स्मृति के। तब क्या होगा? आवाज़ें घोषणा पत्र होती हैं, जीवंतता का तो स्मृति उसकी धड़कन। बिना धड़कन के कैसा जीवन? शून्य का पसर जाना तो जिंदगी नहीं। विस्मृति से नहीं होंगे चिन्हित रास्ते। जानती हूँ, तो फिर क्या करूँ? कौन सा उपाय करूँ जो खुद को एक अंधी खाई में उतरने से बचा सकूँ? ना, अब ये कहना बेकार है। लिख कर रखो तो याद रहता है, क्योंकि तब भी याद रहना जरूरी है कि कहीं कुछ लिखा है। गांठ मार लो पल्लू को, चुन्नी को या चोटी को, मगर क्या करूं, गांठ तो दिख जाती है, मगर याद तब भी धोखा दे जाती है। आखिर ये बांधी क्यों? एक अजीब सी सिम्फनी है ज़िंदगी की। जब यादों में उगा करते थे सुरमई फूल, तब सोचा भी नहीं था ऐसा वक्त आएगा या आ सकता है। आज लौटा नहीं जा सकता अतीत में, लेकिन भविष्य के दर्पण से मुंह चुराने के अलावा कोई विकल्प नज़र नहीं आता। वो मेरा कौन सा वक्त था? ये मेरा कौन सा वक्त है? दहशत का साया अक्सर लीलता है मुझे। यूँ उम्र भर विस्मृत करना चाहा बहुत कुछ, लेकिन नहीं हुआ। मगर आज विस्मृति का दंश झकझोर रहा है। आज विस्मृति के भय से व्याकुल हैं मेरी धमनियाँ, और उनमें बहता रक्त जैसे यहीं रुक जाना चाहता है। आगे बढ़ना भयावह समय की कल्पना से भी ज़्यादा भयावह प्रतीत हो रहा है। स्वयं पग उठाना ही पड़ता है अपने लिए, और उठा लिया।
डॉक्टर ने जो कहा वो सुना, फिर स्वयं पढ़ा और जाना अपनी बीमारी के बारे में। लेकिन जब पढ़ा तो लगा गलत मैं नहीं, वो सब हैं। मैं बैठी हूँ कहाँ नहीं मालूम, शायद कोई कमरा, कोई नहीं वहाँ, शायद मैं भी नहीं। एक शून्य का शून्य से मिलन, जहाँ होने को सूर्य का प्रकाश भी है और हवा का स्पर्श भी, मगर नहीं है तो मेरे पास उसे महसूसने की क्षमता। शब्द वाक्य सब चुक चुके, जोर नहीं दे सकती स्मृति पर। जानती जो नहीं जोड़ देना होता है क्या। ये एक बिना वाक्य के बना विन्यास है, जहाँ कल्पना है न हकीकत। वस्तुतः अंत यहीं से निश्चित हो चुका है, क्योंकि अवांछित तत्व बेजान वस्तु अपनी उपादेयता जब खो देते हैं, उनके संदर्भ बदल जाते हैं। शायद यही है मेरा कल जो आज मुझसे मिलवा रहा है। भविष्य वक्ता तो नहीं, लेकिन बदलते संदर्भ बोध करा जाते हैं आने वाली सुनामियों का। ये मेरी कल्पना ही सही, यकीन है यही मेरे जीवन का अंतिम सत्य होगा। स्मृति ह्रास तो विलाप का भी मौका नहीं देता, इसलिए शोक मुक्त होने को जरूरी था ये विधवा विलाप। समय अपनी चाल चलने को कटिबद्ध है। उफ ममा, आपने कितना कुछ सहा और एक हम थे कि अपनी ही दुनिया में मगन रहे। कभी तुम्हें सीरियसली लिया ही नहीं। आज ममा होकर भी नहीं है हमारे साथ। ऐसा सिर्फ और सिर्फ हमारी लापरवाही के कारण ही हुआ श्वेता। अब हमें ममा को वापस ज़िंदगी से जोड़ना होगा, रोहित ने आंसू पोंछते हुए दृढ़ स्वर में कहा। मगर कैसे रोहित? असमंजस में फंसी श्वेता ने प्रश्न किया, उनकी समस्या को समझकर, उन्हें अपना साथ देकर। बहुत देर हो चुकी है रोहित, मैं सब पूछ चुकी हूँ डॉक्टर से। लाइलाज बीमारी है ये, समय रहते उपचार ही निदान है। मम्मा को कल हमने छोड़ा और उन्होंने हमें आज। अब चाह कर भी फिर से जीवन आकार नहीं लेगा। अब पूरा ध्यान पापा पर लगाओ। कहीं ऐसा ना हो इस बार हम अपनी अनदेखी के कारण पापा, मामा के गम में पापा ने खुद को कैसे कैद सा कर लिया है। वो खुद को उनकी इस दशा का दोषी मानने लगे हैं। श्वेता ने राकेश की दशा को समझते हुए कहा। श्वेता, दोषी तो हम सभी हैं। यदि ममा ने यह सब न लिखा होता तो शायद हम उन्हें और उनकी समस्या को आज भी न समझ पाते। ममा जानती थी अपना भविष्य। अभी आप सुन रहे थे वंदना गुप्ता जी की लिखी हुई कहानी स्लीप मोड। स्मृति लोप के दंश को झेलती हुई एक महिला के मनोभावों की कहानी। आशा है आपको भी पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।